हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। आज हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर NCERT जोग्राफी 8th क्लास। आज के चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी आपने किए ना किए दैट डजेंट मैटर, बट ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर योर एग्ज़ाम्स। आज का चैप्टर भी एक स्टोरी के साथ ही शुरू होगा। 3 बच्चे हैं, अपने खेतों के एरिया से गुजर रहे थे, तो एक फार्मर को देखते हैं कि वो टिलिंग कर रहा है। ठीक है, टिलिंग का मतलब होता है किसी भी लैंड एरिया को प्रिपेयर करना टू क्रॉप। ठीक है, उस पर क्रॉप लगनी है तो उस तरह से उससे पहले उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं तो फार्मर बोलते हैं कि वो यहाँ पे वीट उगाएंगे। ठीक है, और अभी मैन्योर वहाँ पे ऐड कर दिया है। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है फर्टिलाइज़र और एक होता है मैन्योर। जो मैन्योर होता है ये फुल फ्लेश्ड, या तो काऊ डंग हो गया इसमें, ठीक है, बफलो डंग हो गया, ये सारी चीज़ें मिला के मैन्योर बना होता है। वहीं पे फर्टिलाइज़र आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आप NPK की बोरियां देखते हो, वाइट कलर की खाद होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम की वो खाद होती है बेसिकली। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल फॉर्म में आ जाती है। तो फार्मर कहता है कि मैंने अभी मैन्योर डाला है सॉइल के अंदर ताकि ये फर्टाइल हो जाए, और चिल्ड्रन को ये भी बताता है कि जो वीट होगा दैट वुड बी फेच अ गुड प्राइस इन द मंडी, जब ये चीज़ें बन के तैयार हो जाएंगी। क्योंकि बाद में जो वीट होती है उसका यूज़ किसके लिए होगा? फॉर मेकिंग ब्रेड, बिस्किट फ्रॉम फ्लोर। तो आपने 3 सेक्टर्स पढ़े होते हैं इकोनॉमी में। एक आता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा आता है सेकेंडरी, देन आता है टर्शरी। प्राइमरी जो होता है ये पूरा रॉ मटेरियल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, जो आपको चीज़ें नेचर से मिल जाती हैं, रॉ मटेरियल ओरिएंटेड। इसी की प्रोसेसिंग होती है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। तो जो भी प्रोसेसिंग का वर्क रहता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम रहता है, वो सारा कहाँ पे आ जाता है? सेकेंडरी में। टर्शरी में क्या चीज़ें आती हैं? सर्विस की। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी देखेंगे। ठीक है, प्राइमरी में हमने बोला रॉ मटेरियल आएगा। रॉ मटेरियल में एग्जांपल वीट ले ली। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्टर में गया, ट्रांसपोर्टेशन होगी इसकी वीट की अप टू द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में आपकी लगी होंगी इंडस्ट्रीज़। वहाँ पे ये इंडस्ट्री में क्या करेंगे? इस वीट फ्लोर का यूज़ करके बिस्किट्स प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसका बिस्किट बना देंगे। फाइनली आपका थर्ड जो स्टेप रहेगा, थर्ड स्टेप आएगा टर्शरी। टर्शरी में आप क्या नोटिस करते हो कि सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। सर्विसेज मतलब अब ये जो बिस्किट है ये बनके तैयार हो चुका है, अभी शॉप्स पे आ जाएगा और शॉप्स वाले क्या करेंगे? अपने कंज्यूमर्स को सेल करेंगे। तो जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपको टर्शरी सेक्टर में देखने को मिलेंगी। तो वही चीज़ फार्मर इन बच्चों को समझा रहे होते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है प्लांट की टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो कि आपके बिस्किट तैयार हुए, उसमें 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। एक आ गई प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी, तीसरी टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटी में सारी की सारी वो चीज़ें आ जाएंगी जिसको हम नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर या प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर। तो नेचुरल रिसोर्सेज से जब हम कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको बोल देंगे प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर आ गया, फिशिंग आ गया, गैदरिंग ऑफ मिनरल्स एट्सेट्रा आर गुड एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। वहीं पे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? तो ये कंसर्न होती हैं विद प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। ये जो एग्रीकल्चर था, फिशिंग था, गैदरिंग थी, इनकी प्रोसेसिंग अगर आप कर दोगे दैट विल कम्स आउट एज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, आयरन ओर प्रेजेंट तो ऑलरेडी था आपके अर्थ में, आपने इसको क्या किया? एक्सट्रैक्ट किया। अब इसकी प्रोसेसिंग करोगे ताकि आयरन ओर से आप क्या निकाल सको? आयरन निकाल सको। तो वो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, किस किस में यूज़ होता है आयरन? फिर आयरन तो फिर सारी इंडस्ट्रीज़ को खड़ा करेगा। ठीक है, स्टील में यूज़ होगा तो वहाँ पे लग जाएगा। अगर किसी को अपनी इंडस्ट्री तैयार करनी है, मशीनरी चाहिए, तो वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो अब क्या किया आपने? मैन्युफैक्चरिंग करी स्टील की, या फिर ब्रेड को बेक किया। कहाँ से किया? तो जो व्हीट फ्लोर आया था, वीविंग ऑफ क्लोथ। अब देखो, आपने सेरी कल्चर के बारे में सुना होगा, सेरी कल्चर। इसमें क्या किया जाता है? सिल्क वॉर्म रखे जाते हैं और सिल्क वॉर्म से क्या निकाला जाता है? सिल्क निकाली जाती है। बाद में ये सिल्क इंडस्ट्रीज़ में जाएगी और वहाँ पे इनके कपड़े बनाए जाएंगे और फिर बाद में टर्शरी सेक्टर में जाएंगे और फिर बेचे जाएंगे। तो आप देखोगे कि सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया जाता है। मेन जो फंक्शन रहता है वो किस चीज़ का रहता है? वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का रहता है। फिर आते हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट आ गया। अब देखो प्राइमरी में हमने क्या देखा था? वीट तो आ गई, अब उसको ट्रांसपोर्ट भी करना था ना सेकेंडरी सेक्टर के पास, यानी कि इंडस्ट्री भी तो लेके जाना था। तो हमने बस का यूज़ किया, सॉरी जो ट्रक वगैरह होंगे उसका यूज़ किया। तो ये ट्रक क्या रोल प्ले कर रहा है? सर्विस का रोल प्ले कर रहा है।
ठीक है। इसने क्या किया, सामान को प्राइमरी सेक्टर से उठाया, सेकेंडरी पे छोड़ दिया, तो ये सर्विस की तरह एक्ट करेगा। ट्रेड का काम आ गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सारे किसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, टर्शरी एक्टिविटीज़ के। मतलब जहाँ पे भी आपको फील होगा कि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड हो रही है, तो वो सारा किसके अंडर आ जाता है, आपके टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर। अब जो एग्रीकल्चर है वो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें आता है ग्रोइंग क्रॉप, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो जो 50% लोग हैं दे आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। और इंडिया की अगर बात करें तो 2/3 जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो आज भी किस में एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज्ड है। फेवरेबल टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब है सॉइल का टेरेन कैसा है, वो पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, वो सारी आ जाती है टोपोग्राफी। तो फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल और क्लाइमेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा होगा, वहाँ की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कैसी होंगी। लैंड जिसके ऊपर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है वो एरेबल लैंड होती है। एरेबल लैंड इज़ अ काइंड ऑफ लैंड जहाँ पे आपकी क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है। अभी मैप देखेंगे कहाँ पे एरेबल है, आपको ग्रीन कलर का दिखेगा, ये देख लो, पहले देख लो, ये जितना भी ग्रीन कलर दिख रहा है ना आपको, ये देखो इंडिया के अंदर कितना सारा है, ये सारा कैसा है, एरेबल, यानी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। सो यू कैन नोटिस दिस ग्रीन कलर। देन you can see the agricultural activity is concentrated in these region of the world where suitable factor for the growing of crop exist। जहाँ पे suitable factor होंगे वहाँ पे agricultural activity काफ़ी अच्छी होंगी। So you can see this map, यहाँ पे represent करा गया है कौन सी soil arable है। arable का मतलब है cultivable है, कल्टिवेबल का मतलब है यहाँ पे क्रॉपिंग करी जा सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो सॉइल का हेल्थ है दैट इज़ वेरी गुड। देन कुछ एक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप में आपको पूछी जा सकती हैं। सारे कल्चर हैं, कल्चर का मतलब रहता है कल्टीवेशन, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो जब एग्रीकल्चर लग गया तो इसमें क्या आएगा, साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन सॉइल, रेजिंग क्रॉप एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। ये इसको फार्मिंग भी बोल देते हैं। जब लाइफ स्टॉक की भी इसमें बात करेंगे तो इसमें हम फार्मिंग यूज़ कर लेते हैं। एग्रीकल्चर सिर्फ क्रॉप से रिलेटेड है, बट अगर रेयरिंग लाइफ स्टॉक भी लगा दिया तो इसको फार्मिंग भी बोल देते हैं। फिर आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में हम क्या करेंगे, कमर्शियल रेयरिंग करेंगे सिल्क वॉर्म्स की। वो आपने वाइट कलर के ऐसे कीड़े कीड़े देखे होंगे, तो वो सिल्क वॉर्म्स की रेयरिंग करी जाती है और ये फर्दर फार्मर्स को सप्लीमेंट करती है। यानी कि एग्रीकल्चर के साथ साथ वो लोग सेरीकल्चर में भी बिलीव करते हैं, बिकॉज सेरीकल्चर जब करते हैं तो वहाँ पे चाहिए होती है मलबरी, मलबरी जिसको आप शहतूत बोलते हो, तो ये सिल्क वॉर्म को वही फीड करवाना होता है। सो ये साइड बाय साइड वर्क जो है फार्मर्स कर लेते हैं। एक आता है पिसिकल्चर। आपने एक राशि भी देखी होगी, ज़ोडिएक साइन, पाइसेस। तो पाइसेस का मतलब है फ़िश के बारे में बात हो रही है। तो जो फ़िश है उनकी ब्रीडिंग करवाना एक स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक या फिर पॉन्ड के अंदर, मतलब नेचुरली नहीं करवा रहे, कोई बाहर एक टैंक बना दिए है उसके अंदर करवा रहे हैं। देन विटीकल्चर, जो विटी है ये शब्द विटे से ओरिजिनेट होता है जिसका मतलब होता है ग्रेप्स। तो विटीकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। हॉर्टिकल्चर, किस चीज़ की कल्टीवेशन, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़, कमर्शियल पर्पज से वेजिटेबल्स, फ्लावर्स या फ्रूट्स को ग्रो करवाना, तो दैट इज़ हॉर्टिकल्चर। फिर आता है फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम में हम देखेंगे एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग भी जिसको बोल रहे हैं, तो इस सिस्टम के अंदर वो दोनों चीज़ें आएंगी। एग्रीकल्चर यानी कि स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द क्रॉप्स, बट जब इसी के अंदर हम रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक भी बोल देंगे यानी कि पशुपालन भी आएगा, तो उसको हम बोल देते हैं फार्मिंग। तो दोनों ये सिंक में यूज़ होते हैं, दोनों शब्द कहाँ पे यूज़ होते हैं, सिंक में यूज़ होते हैं। तो इंपॉर्टेंट इनपुट क्या होगी एग्रीकल्चर के केस में, सीड्स आ जाएगा, फर्टिलाइजर्स आ जाएगा खेती के केस में सीड आ जाएगा, फर्टिलाइज़र आ जाएगा, मशीनरी और लेबर। ये देखो इस इमेज में देखो, सबसे पहले इनपुट देगा फार्मर। क्या क्या इनपुट दी, मशीनरी। देखो पहले अगर टिलिंग करनी है लैंड की, यानी कि लैंड को प्रिपेयर करना है फॉर क्रॉपिंग, तो मशीनरी चाहिए होगी ना, वहाँ पे वो पूरा खेत सॉइल को पहले सॉफ्ट बनाना पड़ेगा, तो मशीनरी लगेगी। सीड चाहिए, अब बोना भी तो है ना कुछ जिसकी क्रॉप कन्वर्ट होगी। केमिकल्स यानी कि फर्टिलाइज़र लगेंगे। ये तो दी इनपुट यानी कि प्राइमरी चीज़। फिर इसकी होगी पूरी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में प्लोइंग आ जाएगा, सोइंग आ जाएगा, स्प्रेइंग आ जाएगा, ये सारे हो जाएंगे प्रोसेसिंग में। और फिर फाइनली एक फिनिश्ड क्रॉप तैयार होके आएगी, फिनिश्ड क्रॉप, जिसको फिर लेके जाया जाएगा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। फिर जाके इसको यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग ऑफ फर्दर थिंग्स, ब्रेड हो सकता है, केक हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। तो ये आ गई आपकी आउटपुट। तो इनपुट्स भी दो तरह की हो सकती हैं, एक तो होंगी ह्यूमन इनपुट, जैसे कि
ह्यूमन बीइंग खुद इन्वॉल्व होगा, क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है, स्टोरेज कर सकता है सीड्स की, लेबर प्रोवाइड कर सकता है, मशीनरी ला सकता है और केमिकल्स ला सकता है। पर एक फिजिकल इनपुट भी होता है। फिजिकल इनपुट में क्या होगा, जैसे सनशाइन, टेम्परेचर, सॉइल, स्लोप यानी कि कैसा है, स्टीप है, प्लेन है एरिया, वो सारी चीज़ें। देन रेनफॉल कैसा होता है उस रीजन के अंदर। अब ये दोनों चीज़ें डिसाइड करती हैं अलॉन्ग विद द टोपोग्राफी नेचुरल, फिजिकल में आ गया ना टोपोग्राफी, ये नेचुरली प्रेजेंट है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि हमारी क्रॉपिंग कैसी रहेगी, ठीक है। फर्टाइल है सॉइल नहीं है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी वेदर आवर सॉइल इज गोइंग टू क्रिएट अ गुड क्रॉप और नॉट। फिर यहाँ पे बताया है कि प्रोसेसिंग होगी विद द हेल्प ऑफ प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग करी जाएगी, यानी कि अनवांटेड प्लांट जो उग जाते हैं साथ में उनको ख़त्म किया जाएगा, हार्वेस्टिंग करी जाएगी, और जो आउटपुट होगी सिस्टम से इट इंक्लूड क्रॉप, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग के ऊपर, कितने तरह की फार्मिंग होती है। तो जो फार्मिंग होती है इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर अगर देखें तो डिपेंड करता है कि प्रोड्यूस की डिमांड कितनी है, ठीक है, वहाँ पे लेबर कितनी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी का क्या लेवल है। फार्मिंग जो है उसको हम दो तरीकों में डिवाइड कर देते हैं, एक होती है आपकी सबसिस्टेंस, एक होती है कमर्शियल। सबसिस्टेंस का मतलब है अपनी दिनचर्या चल जाए, ठीक है, फार्मर की जो फैमिली है वो आराम से खा सके। कमर्शियल का मतलब है ना सिर्फ खाएंगे बट ध्यान रखेंगे कि हम कुछ बेच भी सकें, कमर्शियलाइजेशन, बेच भी सकें और हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक हो जाए क्रॉप्स का। एक ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होती है, इसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर नेचुरल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करा जाता है इंस्टेड ऑफ केमिकल। तो यहाँ पे केमिकल्स नहीं यूज़ करे जाते, क्या यूज़ करा जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर नेचुरल पेस्टिसाइड। कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं करी जाती ताकि क्रॉप की यील्ड इंक्रीज़ हो सके। आप पढ़ते हो ना कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दी, ठीक है, राइस फोर्टिफिकेशन कर दी, वो सारी आप टर्मिनोलॉजीज देखते हो। पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आपके पास सीड भी नेचुरल रहता है, मैन्योर भी नेचुरल रहता है, पेस्टिसाइड भी नेचुरल रहते हैं, और गुड़ वगैरह का यूज़ करके वो पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, और ना ही कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है, ना ही किसी केमिकल का यूज़ होता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप। अब देखते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग में पहला सबसिस्टेंस, यानी कि सिर्फ अपना जैसा निकल जाए। तो इस टाइप की फार्मिंग होती है टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली, यानी कि फार्मर यहाँ पे अपनी फैमिली को लेके चलेगा कि उनकी नीड एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। ट्रेडिशनली अगर देखें तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। अब देखो इंडिया और किसी फॉरेन कंट्री की अगर आप फार्मिंग लेवल को कंपेयर भी करोगे ना, यू विल नोटिस कि जो बाहर वाले होते हैं वो ज़्यादा रिच होते हैं इफ़ कंपेयर टू द इंडियंस में आप नोटिस करोगे कुछ दर्रा जो होगा वो रिच होगा, मैक्सिमम जो होंगे वो पुअर होंगे, ठीक है, प्राइसेस ठीक नहीं मिलते। तो यहाँ पे क्या बोला गया सबसिस्टेंस फार्मिंग में कि एक तो टेक्नोलॉजी का लेवल भी काफ़ी लो देखने को मिलता है, और हाउस होल्ड लेबर, छोटा सा खेत होगा पर बहुत सारे लोग एक ही खेत के अंदर काम कर रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट ही है ना ये एक तरह की। कौन सी, डिस्गाइज्ड पढ़ते थे ना आप, तो डिस्गाइज तरह की अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट हो जाती है। क्यों हुई, बिकॉज मान लो यहाँ पे सिर्फ 2 बंदे रिक्वायर्ड थे उस टिलिंग करने के लिए, उस लैंड पे क्रॉप को उगाने के लिए, पर यहाँ पे 7 जन लगे हुए हैं, तो सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स एक ही जगह पे इन्वॉल्व हैं उस छोटे से खेत के अंदर, ठीक है। तो जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है उसको फर्दर इंटेंसिव सबसिस्टेंस भी बोल सकते हैं या फिर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में देख लो, जो फार्मर होगा वो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को कल्टीवेट करेगा यूजिंग सिंपल टूल और बहुत ज़्यादा लेबर, जैसे कि एग्जांपल दिया। क्लाइमेट जो होगा विद लार्ज नंबर ऑफ डे विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन 1 क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। अब आपको पता है इंडिया के अंदर भी अगर आप देखो एक ही साल के अंदर बहुत सारी टाइप के क्रॉप्स हम ग्रो कर लेते हैं एक ही फील्ड के ऊपर, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक है, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक है। तो अदर क्रॉप्स कौन कौन सी ग्रो करी जाती हैं, तो जैसे एक तो राइस है, राइस तो मेन क्रॉप आ जाती है, उसके अलावा वीट, मेज़, पल्सेस, ऑयल सीड, ये सारे आपने देखे हैं कि ग्रो हो जाते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है ये काफ़ी प्रेवलेंट है उन एरियाज़ में जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी थिक है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। तो आप देखते हो ना, जैसे उत्तराखंड से नीचे की तरफ आते हैं, यूपी बिहार में आप देखोगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। क्यों, प्लेन एरियाज़ हैं और जो सॉइल है यहाँ पे हाईली फर्टाइल है, ठीक है, इसी वजह से तो पॉपुलेटेड है। और मानसून रीजन है ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया, ये पूरे वर्ल्ड की बात करेगी। दूसरी टाइप देखी हमने सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के, दैट इज़ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप पढ़ चुके हो, स्लैश एंड बर्न मेथड जिसको बोलते हैं। क्या किया आपने, एक प्लॉट पे पहले उगाई, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे जब आपको सीड्स मिले, आपकी क्रॉप तैयार होगी, आपने उसको काटा यहाँ से और जो बचा था यहाँ पे स्ट्रॉ उसको जला दिया,
फायर लगा दी यहाँ पे। जब फायर लगा दी, आप शिफ्ट कर जाओगे दूसरे प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर और फिर वहाँ पे नई क्रॉपिंग करोगे। पीछे वाले पे आग क्यों लगाई थी? ताकि ये अपनी फर्टिलिटी को गेन कर ले, ठीक है, फर्टिलिटी यहाँ पे ख़त्म ना हो जाए, तो इस वजह से आपने क्या किया था, यहाँ पे आग लगा दी थी। तो ये होती है आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है डिफरेंट नाम से जानी जाती है इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अपने इंडिया में अगर जाएँ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इधर, तो यहाँ पे बोलते हैं झूमिंग। क्या बोलते हैं? झूमिंग। वैसे ही मैक्सिको के अंदर बोलते हैं मिल्पा। मिल्पा कहाँ पे बोलते हैं? मैक्सिको के अंदर। ब्राज़ील के अंदर बोलते हैं रोका। रोका कहाँ पे बोलते हैं? ब्राज़ील के अंदर। और लाडांग बोलते हैं मलेशिया के अंदर। तो झूमिंग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में, रोका बोलते हैं ब्राज़ील में, एंड लाडांग बोलते हैं मलेशिया के अंदर। तो डिफरेंट नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन जानी जाती है। नोमैडिक नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पे प्लॉट को इंटेंशनली खाली नहीं छोड़ा जाता। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, तो दैट्स वाई इसको नाम दे दिया नोमैडिक हर्डिंग। नाउ शिफ्टिंग कल्टीवेशन देख लेते हैं पहले। तो जितने भी थिकली फॉरेस्टेड एरियाज़ होते हैं, जैसे अमेजॉन बेसिन आ गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका आ जाएगा, कुछ पार्ट साउथ ईस्ट एशिया के एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। और ये जो एरिया होते हैं यहाँ पे रेनफॉल हैवी होता है, तो जो वेजिटेशन होती है उसकी क्विक रीजनरेशन हो जाती है। प्लॉट ऑफ लैंड उसको क्लियर करा जाएगा जहाँ पे वो ट्रीज़ वगैरह पड़े होंगे और बाद में बर्न कर दिए जाएंगे। जो एशेज़ होती हैं उनको सॉइल के साथ मिक्स कर दिया जाता है और यहाँ पे क्रॉप्स लगाई जाती हैं, जैसे मेज़ आ गया, याम, पटाटो, कसावा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ग्रो करवाई जाती हैं। जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देती है तो उस लैंड को खाली कर दिया जाता है और जो कल्टीवेटर होते हैं वो दूसरे प्लॉट पे चले जाते हैं। तो हैंस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इसी वजह से क्या बोला, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। एक प्लॉट है लैंड का, ये दूसरा प्लॉट है, ये तीसरा है, ये चौथा है। पहले यहाँ पे ग्रो करवाई मान लो प्लॉट 1 के अंदर, फिर इसमें जब आपको क्रॉपिंग होगी, पूरी फिनिश्ड क्रॉप आपको मिल गई, तो उसके बाद बर्न करके दूसरे प्लॉट पे आप शिफ्ट कर जाओगे। यहाँ पे बर्निंग कर दी और जो ऐश बचेगी उसको मिक्स कर दिया जाएगा विद द सॉइल। फिर दूसरे केस में भी प्लॉट नंबर 2 में भी यही हुआ। यहाँ पे पहले क्रॉपिंग करी, फिनिश्ड प्रोडक्ट ले लिया और दोबारा से इसको बर्न कर दिया जाएगा, फिर अगले पे शिफ्ट हो जाएंगे लाइक दिस। तो स्लैश एंड बर्न टाइप की इसको कल्टीवेशन हम बोल देते हैं, ताकि सॉइल अपनी फर्टिलिटी को गेन करता रहे। दूसरी आती है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग आपने देखी होगी, शीप्स के साथ भी होती है, कैमल्स के साथ यहाँ पे दिखाई गई है। तो जितने भी सेमी एरिड रीजन्स होते हैं या एरिड रीजन होते हैं, ड्राई एरियाज़ में ये देखने को मिलता है। कुछ रीजन आपके सहारा के आ जाएंगे, सेंट्रल एशिया और इंडिया में भी, जैसे कि राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे आप क्या देखते हो, हर्डमैन जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हैं अपने एनिमल्स के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो ड्राई रीजन है, एरिड रीजन है, यहाँ पे वेजिटेशन कम मिलती है। तो जितने इनके पास एनिमल्स होते हैं उस हिसाब से इनकी वेजिटेशन की जो कमी है वो पूरी नहीं हो सकती। तो दैट्स वाई दे स्टार्ट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किस लिए मूव करते हैं? फॉडर के लिए, वाटर के लिए, अलॉन्ग डिफाइंड रूट्स। इस टाइप की मूवमेंट जो होती है वो अराइज करती है इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट एंड टेरिन। शीप हो गया, कैमल, याक और गोट, ये मोस्ट कॉमनली रेयर करे जाते हैं। तो शीप के साथ आपने देखा होगा गद्दीज भी जिनको बोलते हैं, कैमल आगे, याक आगे, गोट्स आगे, इनके साथ सारे ये क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। ये इन रिटर्न क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? तो मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट, वूल, हाइड यानी कि चमड़ा एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। ठीक है। नाउ एक आती है आपकी कमर्शियल फार्मिंग। तो एक सबसिस्टेंस हमने देख ली जिसमें इंटेंसिव और प्रिमिटिव देखी। प्रिमिटिव के बाद अब देखेंगे कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में जो क्रॉप होगी वो ग्रो करी जाएगी, एनिमल्स भी रेयर करे जाएंगे और उनकी फर्दर होगी सेलिंग। अब सेल आ गया यानी कि प्रॉफिट ओरिएंटेशन आ जाएगी, तो सेलिंग करी जाएगी मार्केट के अंदर। एरिया कल्टीवेट किया जाएगा और जो अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज़ होगी यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो काम होगा वो मशीन्स की हेल्प से करा जाएगा। कमर्शियल फार्मिंग में आपकी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग आ जाएगी, मिक्स्ड फार्मिंग आ जाएगी, प्लांटेशन एग्रीकल्चर आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होती है। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स जो होती हैं उनको कमर्शियल पर्पस से ही उगाया जाता है, नाम में ही कमर्स लिखा हुआ है। व्हीट एंड मेज़ आगे मेजर एग्जांपल्स हैं कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स में। मेजर एरियाज जहाँ भी ये कमर्शियली ग्रेन फार्मिंग करी जाती है तो टेम्परेट रीजन्स में करी जाती है। अब आई होप आपको वो टेम्परेट वाली चीज़ें कंडीशंस क्लियर हैं। 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जाते हो या फिर 23.5 डिग्री साउथ पे जाते हो तो ये सारा टेम्परेट वाला एरिया है। उसके ऊपर चले जाओगे तो टेम्परेट शुरू हो जाता है। तो ये टेम्परेट रीजन्स में करी जाती है जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है।
जैसे नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, यूरोप के पार्ट, एशिया के पार्ट्स। ये एरिया जो होते हैं स्पार्शली पॉपुलेटेड होते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं देखने को मिलती, और इनके जो फार्म्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, 100 ऑफ हेक्टेयर्स तक स्प्रेड कर जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा विंटर्स रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ग्रोइंग सीजन को, और सिंगल क्रॉप ही यहाँ पे ग्रो करी जाती है, पर जो ग्रो करी जाती है वो लार्ज अमाउंट में करी जाती है। फिर आती है मिक्स्ड फार्मिंग। नाम से पता लग रहा है दो चीज़ें मिक्स कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे लैंड जो होगी, दो का मतलब है दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे लैंड का यूज़ करा जाएगा फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। इसको कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस करा जाता है? तो यूरोप के अंदर, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन सभी जगह पे यूज़ करी जाती है मिक्स्ड फार्मिंग। उसके बाद आती है प्लांटेशन। प्लांटेशन ये भी कमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है, जहाँ पे सिंगल क्रॉप या तो टी की ग्रो करी जाएगी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना या फिर कॉटन। ये सारी क्या आ जाती हैं? ये प्लांटेशन की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो कमर्शियल फार्मिंग का ये एक टाइप है प्लांटेशन, जहाँ पे सिर्फ एक क्रॉप ग्रो करवाई जाएगी। टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन, इनको ग्रो करा जाता है। ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड होती है और कैपिटल भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। ये प्रोड्यूस जो होती है दैट में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ, फार्म पे ही इसको प्रोसेस करा जाता है। जो भी नियर बाय फैक्ट्रीज़ होंगी, या तो नियर बाई फैक्ट्रीज़ में कर लिया जाएगा, या फार्म के अंदर ही मशीनरी लगा के इनको प्रोसेस कर दिया जाता है। डेवलपमेंट करी जाती है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की। तो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका फर्दर ट्रेड भी किया जाएगा। मेजर प्लांटेशंस कहाँ पे दिखती हैं? तो ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलती हैं। जैसे रबर की करी जाती है इन मलेशिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे रबर है मलेशिया में, अंदर मलेशिया में ये प्रोडक्शन करी जाती है। कॉफ़ी तो पता है आपको, ब्राज़ील के अंदर, टी अपने इंडिया और श्रीलंका वाले पार्ट्स में आ जाता है। मेजर क्रॉप्स क्या होती हैं अब? तो लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो ग्रो कर रही हैं इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। आपको पता है पॉपुलेशन, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको आप बोलते हो, ये कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है, तो उनके खाने की भी तो डिमांड इंक्रीज़ कर रही है। तो ऐसी क्रॉप्स जो हमारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की नीड को पूरा कर सके, उसको हम बोल देते हैं मेजर क्रॉप। तो यहाँ पे क्रॉप्स जो होती हैं, दे आर सप्लाइंग रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। मेजर फूड क्रॉप क्या क्या आ जाएंगी? जैसे वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, ये सारी आ जाती हैं मेजर क्रॉप्स। जूट एंड कॉटन फाइबर क्रॉप्स में आते हैं। येस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपकी जूट एंड कॉटन है ये आपके मेजर क्रॉप्स नहीं है, खाते थोड़ी है इनको, बट दे आर फाइबर क्रॉप्स, फाइबर बनता है इनसे। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आ जाती हैं, बेवरेज, ठीक है, ड्रिंकेबल जो क्रॉप्स आती हैं जैसे कि टी एंड कॉफ़ी। ये देखो साइड में बनाना प्लांटेशन दिखाई हुई है आपको इमेज के अंदर। यहाँ पे राइस की कल्टीवेशन दिखाई हुई है, काफ़ी ज़्यादा बारिश रिक्वायर्ड होती है। तो राइस के बारे में पहले देखेंगे हम। राइस मेजर फूड क्रॉप है पूरे वर्ल्ड में, अगर देखें स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स का। अब जो राइस होता है ना आपका, राइस को चाहिए होता है क्या क्या? एक तो हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और साथ में हाई रेनफॉल, सब कुछ हाई चाहिए होता है। हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल। कहाँ पे बेस्ट ग्रो करता है? तो जहाँ पे एलुवियल और क्लेई सॉइल होती है। अब सॉइल भी डिफरेंट तरह की होती है, एक होती है आपकी लोमी सॉइल, एक होती है क्लेई सॉइल, एक होती है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल से तो वाटर होल्ड ही नहीं होता, ऐसे ही निकल जाता है। लोमी ट्रांजिशन वाली स्टेज में आता है। क्लेई के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्लेई सॉइल यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है फॉर द राइस, जो कि वाटर को रिटेन कर सके, ठीक है, होल्ड करके रख सके। और एलुवियल सॉइल, अभी टाइप्स ऑफ सॉइल जब करेंगे तो वहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि ब्लैक सॉइल क्या होती है, एलुवियल सॉइल क्या होती है, लेटरेट सॉइल क्या होती है, फिर सैलिन सॉइल क्या होती है, वो सारी चीज़ें देखेंगे उसमें। अभी याद रखो सिर्फ कि एलुवियल सॉइल जो कि क्लेई सॉइल होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसकी अच्छी होती है, वहाँ पे राइस बहुत अच्छा कल्टीवेट होता है। चाइना लीड कर रहा है इन प्रोडक्शन ऑफ राइस, फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन वेस्ट बंगाल में मिलती है इंडिया के अंदर। एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप जो होती है वो ग्रो करी जाती हैं एक साल के अंदर। फिर आती है वीट हार्वेस्टिंग। अब वीट को मॉडरेट सा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, एंड मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, और जब इनका ग्रोइंग सीजन होता है, जब इनको कल्टीवेट करते हैं। पर जब इनको हार्वेस्ट करना है, यानी कि क्रॉप पूरी पक के तैयार है, तो उस टाइम पे सनशाइन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इसको इसी वजह से राबी क्रॉप भी बोलते हैं। रबी जो होता है आपका, रवि जो होता है ये सूर्य का नाम भी होता है, तो उससे याद रख सकते हो कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा सनशाइन चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, और फिर जाके इसको हार्वेस्ट किया जाता है। कहाँ पे ये बेस्ट ग्रो करती है? तो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल जहाँ पे ज़्यादा देर वाटर जो है वो रिटेंट भी ना करे, ज़्यादा देर रहे भी ना और निकल भी जाए, तो उसको बोल देते हैं लोमी सॉइल। वीट को एक्सटेंसिवली ग्रो करा जाता है यूएसए के अंदर, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया,
इंडिया के अंदर इसको विंटर के अंदर ग्रो करा जाता है आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास, एंड हार्वेस्ट कर लिया जाता है मार्च और अप्रैल में। ये दिखाई हुई है आपको वीट कल्टीवेशन। तो मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होता है इसको, बट जब हार्वेस्टिंग करोगे तो धूप चाहिए होती है। फिर आपकी आती है मिलेट्स, बाजरा वगैरह आ जाते हैं, मंडुआ आ जाता है आपका, वो सारे मिलेट्स होते हैं। मिलेट में अगर आप देखोगे तो इनको कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं चाहिए होती सॉइल में, ये कहीं भी ग्रो कर जाते हैं। तो जहाँ पे टॉलरेंट एरियाज़ हैं, यानी कि हीट टॉलरेंट ये क्रॉप आप बोल सकते हो, ड्राई रीजन्स में भी इनको ग्रो किया जा सकता है। तो ये इनको कोर्स ग्रेन्स भी बोला जाता है, और इनको लेस फर्टाइल सॉइल के ऊपर या फिर सैंडी सॉइल, अब हम अभी बताया ना मैंने आपको, सैंडी सॉइल जो होती है इसको वाटर होल्डिंग नहीं आती, जैसे पानी आएगा वो बह जाएगा, पानी आएगा बह जाएगा। बीच का याद करो, बीच में क्या होता है, जो सैंड होता है उसको जब आप उठाते हो वो सूखा ही आता है ना, अगर चाहे पानी भी उसके ऊपर आया था। तो सैंडी सॉइल उस तरह की होती है। कम फर्टाइल पे भी उग जाएगा मिलेट आपका, सैंडी सॉइल भी चल पड़ेगी, और हार्डी क्रॉप भी बोल देते हैं इसको, बिकॉज इसको लो रेनफॉल चाहिए होता है, और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर पे भी ये ग्रो कर जाता है, और रेनफॉल एडिक्वेट भी चल जाता है। जॉवर आ गया, बाजरा, रागी, ये सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके मिलेट्स के अंदर। और भी कंट्रीज़ हैं जो इसको ग्रो करती हैं, तो ड्राई और एरिड सोच लो वो सारे पार्ट, नाइजेरिया आ गया, चाइना आ गया, नाइजर आ गया, यहाँ पे आप देखोगे कि मिलेट्स को काफ़ी ज़्यादा ग्रो करा जाता है। नाउ वी विल सी मेज़ कल्टीवेशन। तो मेज़ को भी अगेन मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा सनशाइन चाहिए। अब यहाँ पे सनशाइन काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है इनको। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए, यानी कि लोमी सॉइल चलेगी। मेज़ जो होती है वो नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको, यहाँ सभी जगहों पे ये ग्रो करवाई जाती है। ये देखो साइड में, मेज़ को कॉर्न भी कह देते हैं। वेरियस कलरफुल वैरायटीज़ मिलती हैं मेज़ की थ्रू आउट द वर्ल्ड, यू कैन सी। उसके बाद कॉटन। कॉटन क्रॉप कौन सी आ जाएगी, फाइबर क्रॉप, ठीक है, फाइबर क्रॉप, फाइबर निकलता है इससे, ठीक है। आपने वीविंग वाला मेथड सुना होगा, स्पिनिंग करी जाती है पहले, स्पिनिंग और उसके बाद करी जाती है वीविंग, ठीक है। यहाँ पे आपका फाइबर होगा, फाइबर से बनेगा यान, और फिर यान की कर दी जाएगी वीविंग, और फाइनली आपके पास फैब्रिक तैयार हो जाएगा, यानी कि कपड़ा तैयार हो जाता है। तो जो कॉटन होता है इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए। अब देखो इसमें पानी भरेगा ये तो भारी हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा, तो इस वजह से कॉटन जो होती है टेम्परेचर इसको हाई चाहिए, रेनफॉल बहुत कम चाहिए, बहुत कम, ठीक है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। 210 दिन जो होते हैं यहाँ पे, 210 दिन ऐसे चाहिए जब कोई फ्रॉस्ट ना हो, ठीक है। ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए इन्वायरमेंट में, और सनशाइन ब्राइट रहे इसकी ग्रोथ के लिए। तो कहाँ कहाँ पे ये ग्रो करती है, तो ब्लैक सॉइल के ऊपर ये बहुत अच्छी ग्रो करती है। और दूसरी बात, एलुवियल सॉइल पे भी ग्रो कर जाती है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, ये सारे लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉटन के। एक इम्पॉर्टेंट मेन रॉ मटेरियल इसको माना जाता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। उसके बाद किसने डिस्कवर, अच्छा ये पहले कॉफ़ी पे चलते हैं, बाद में जूट पहले देख लो। जूट को भी क्या बोलते हैं, फाइबर क्रॉप, इसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। ये एलुवियल सॉइल पे बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए, और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। हाई टेम्परेचर कैसा चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए, और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, यानी कि नमी बनी रहनी चाहिए एनवायरनमेंट के अंदर। ये जो क्रॉप होती है ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो करी जाती है, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं जूट के। कॉफ़ी की बात करें तो इसको वार्म टेम्परेचर, साथ में वेट क्लाइमेट चाहिए, यानी कि ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल यहाँ पे लगेगी। हिल स्लोप्स जो होते हैं वो बहुत सुटेबल माने जाते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉफ़ी। ब्राज़ील लीडिंग प्रोड्यूसर है, उसके बाद कोलंबिया आ जाता है, देन इंडिया आ जाता है। कॉफ़ी की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो एक हर्डर ने इसकी डिस्कवरी करी थी। तो डिफरेंट वर्जन्स हैं, डिफरेंट स्टोरीज आप पढ़ोगे रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी। तो 850 AD की बात है। काल्दी करके एक अरब गोट हर्डर हुआ करता था। उसने देखा कि उसके जो शिप्स वगैरह हैं, फ्लॉक्स जो हैं, वो ना कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे थे, काफ़ी एक्टिव सा बिहेव कर रहे थे एक बैरी खाने के बाद, ठीक है। एक बैरीज लगी हुई थी, ये देखो ये बैरीज लगी होती है ना इस फॉर्म में। तो जब ये शीप ने खाया, ये फ्लॉक्स ने खाया, तो यू विल नोटिस कि उनको क्या हुआ, काफ़ी एक्टिव फील हुआ। तो जब इन्होंने भी ये बैरी खाई तो फिर बाद में प्रोक्लेम किया गया कि कॉफ़ी की डिस्कवरी हो चुकी है, विच गिव्स यू वेरी एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड। अब आती है टी जो है ये बेवरेज क्रॉप आ जाती है। कॉफ़ी भी आपकी क्या थी, बेवरेज क्रॉप थी। तो इनको प्लांटेशन
करा जाता है और इसको कूल क्लाइमेट चाहिए और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल चाहिए थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। तो देखो कंडीशन बिल्कुल बदल गई ना। कॉफ़ी के लिए क्या चाहिए था? वार्म एंड वेट क्लाइमेट, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए थी, हिली स्लोप एरियाज चाहिए थे। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि कूल क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेचर भी कम चाहिए और साथ में जो रेनफॉल है वो भी हाई चाहिए और साथ में पूरे के पूरे जो रेनफॉल है वो थ्रू आउट ईयर चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। अब यहाँ पे भी वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चलेगी, जेंटल स्लोप्स होने चाहिए, लेबर काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है टू पिक द लीव्स। हैंडमेड ही जो हाथ होते हैं इंसान के, उसी से अभी तक पिक करा जाता है इन लीव्स को। एंड जैसे केन्या हो गया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये बेस्ट क्वालिटी की टी प्रोड्यूस करते हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में। इंडिया के अंदर आप देखोगे पालमपुर वाला एरिया, पालमपुर कहाँ आ जाएगा आपका? कांगड़ा वैली के अंदर, वहाँ पे आ जाती है। असम वाला एरिया आ जाता है, यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी की टी प्रोड्यूस करी जाती है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अब देखेंगे तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अगर देखेंगे तो मतलब क्या एफर्ट पुट करे गए हैं फार्म प्रोडक्शंस को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि जो ये ग्रोइंग डिमांड है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की उसको मीटअप किया जा सके। तो इसको डिफरेंट वे से अचीव किया जा सकता है। एक तो ये है कि क्रॉप एरिया को इंक्रीज़ कर दो, ठीक है, तो क्रॉप जो नंबर है क्रॉप ग्रोन्स का उनको इंक्रीज़ कर दो, इरिगेशन फैसिलिटी को इंक्रीज़ करो, फर्टिलाइज़र यूज़ करो, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज़ करो और जो एग्रीकल्चर है उसको मैकेनाइज कर दो, मशीन्स का यूज़ करो। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के। अल्टीमेट एम क्या है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का? दैट इज़ टू इंक्रीज़ द फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करना। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जहाँ पे क्रॉप ग्रो करी जाती है स्मॉल होल्डिंग के ऊपर सबसिस्टेंस के लिए, यानी कि अपनी जो फैमिली का है वही निकल जाए। लार्जर होल्डिंग आप देखोगे सुटेबल कमर्शियल एग्रीकल्चर कहाँ पे देखने को मिलेगा? जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 केस स्टडीज़ ले लेंगे, एक इंडिया की लेंगे और एक यूएसए की लेंगे। क्या डिफरेंस है दोनों की फार्मिंग के अंदर वो देखेंगे। पहले फूड सिक्योरिटी का यहाँ पे छोटा सा टॉपिक दे रखा है। तो फूड सिक्योरिटी कब एग्जिस्ट करती है? जब सारे के सारे पीपल एट ऑल टाइम दे हैव एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, जिससे वो अपनी डाइटरी नीड्स को मीटअप कर सकें, और फूड प्रेफरेंस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपको अभी फूड सिक्योरिटी कहीं ना कहीं नहीं मिलेगी, प्रॉपर नहीं मिलेगी। फार्म इन इंडिया देख लेते हैं। तो एक छोटा सा विलेज है आदिलाबाद, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। मुन्ना लाल वहाँ का एक छोटा सा फार्मर है, उसके पास फार्मलैंड है अबाउट 1.5 हेक्टेयर्स का, और घर जो है वो मेन विलेज में है। उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स परचेज करे मार्केट से फ्रॉम एवरी ऑल्टरनेट ईयर। जो लैंड है उनकी काफ़ी फर्टाइल है और एटलीस्ट 2 क्रॉप्स वो एक साल में उगा लेते हैं, नॉर्मली वीट या राइस या फिर पल्सेस, दालें वगैरह। फार्मर जो है वो डेली अपने एक फ्रेंड से भी एडवाइस लेते हैं, एल्डर से भी एडवाइस लेते हैं, गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर से भी एडवाइस लेते हैं रिगार्डिंग द फार्मिंग प्रैक्टिसेस कि कैसे वो अपनी क्रॉप की यील्ड इंक्रीज़ कर सकते हैं। ट्रैक्टर लेते हैं रेंट के ऊपर फॉर प्लोइंग हिज फील्ड। कुछ एक फ्रेंड जो हैं वो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं, यानी कि ब्लॉक कार्ट्स का यूज़ करके प्लोइंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ट्यूबवेल है वहाँ पे नियर बाय फील्ड में, जो कि वो इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो मुन्ना लाल हैं उनके पास 2 बफलोज़ भी हैं और कुछ मुर्गियां भी हैं। मिल्क भी सेल करते हैं इन द कोऑपरेटिव स्टोर, जो कि उनके नियर बाय टाउन में ही लोकेटेड है। ऑल्सो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी हैं, और अपने विच ऑल्सो एडवाइस हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल्स को किस टाइप का फॉडर खिलाया जा सके ताकि उनका हेल्थ भी इंश्योर हो सके, और साथ में जो मिल्क की यील्ड है वो भी इंक्रीज़ कर सके, और साथ में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का भी इनको पता है। तो जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली के वो उनको डिफरेंट फार्म एक्टिविटीज़ में हेल्प करते रहते हैं। समटाइम ही टेक क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक ऑन द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ताकि वो अपने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को परचेज़ कर सकें, और बाद में जो भी प्रोड्यूस आता है उसको मंडी में वो सेल करते हैं इन द नियर बाय टाउन। सिंस जो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर हैं उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी की कमी रहती है, तो उनको सेलिंग करनी ही पड़ती है। जितना भी प्रोड्यूस बना है वो ट्राई करते हैं जो भी सरप्लस प्रोड्यूस बना हुआ है उसको बेच दिया जाए। तो मार्केट जो होती है वो फेवरेबल नहीं होती उनके लिए। रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि जो गवर्नमेंट है दे हैव टेकन सम स्टेप टू डेवलप द स्टोरेज फैसिलिटी। ये थी इंडिया की केस स्टडी। अब देखना डिफरेंस क्या आता है जब यूएसए की आप केस स्टडी पढ़ते हो। तो जो एवरेज साइज़ होता है फार्म का यूएसए के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा होता है दैन दैट ऑफ द इंडियन फार्म। वहाँ पे 1.5 हेक्टेयर देखा ना, यहाँ पे देखो कितना आ गया, 250 हेक्टेयर के आसपास। इमेज देख सकते हो आप, दैट इज़ अ फार्म इन द यूएसए।
250 हेक्टेयर्स तक का लैंड एरिया मिल जाता है। जो फार्मर होते हैं जनरली उन्हीं फार्म्स के अंदर रहते हैं। मेजर क्रॉप्स जो यहाँ पे ग्रो करी जाती हैं वो आ जाती हैं, कॉर्न आ गई, सोयाबीन आ जाती है, व्हीट आ जाती है, कॉटन एंड इवन शुगर बीट, तो ये सारी चीज़ें ये ग्रो करते हैं। एक जो हॉरेन करके फार्मर है जो कि मिड वेस्ट यूएसए में रहता है, योवा स्टेट ओन्स, इनके पास अपना 300 हेक्टेयर का लैंड है और ये कॉर्न को वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं आफ्टर मेकिंग श्योर कि जो सॉइल और वाटर रिसोर्सेज हैं वो क्रॉप की नीड को मीट अप कर रहा है। एडिक्वेट मेजर लेते हैं ताकि कोई भी पेस्ट यहाँ पे ग्रो ना कर जाए और क्रॉप को डैमेज ना कर दे। टाइम टू टाइम वो अपना सॉइल का सैंपल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजते रहते हैं ताकि वो चेक करते रहें कि उनकी सॉइल के अंदर सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं। इससे क्या होता है, जो हॉरन है वो प्लान कर सकते हैं अपना साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम, और जो कंप्यूटर लिंक्ड है टू द सैटेलाइट जो उन्हें पूरी प्रिसाइज पिक्चर देता है ऑफ द फील्ड। ये हेल्प करता है इनको टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। तो ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल्स का यूज़ करते हैं, लेवलर्स का यूज़ करते हैं, कंबाइंड हार्वेस्टर और थ्रेशर का यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। ग्रेन जो होता है उसको स्टोर कर दिया जाता है इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच कर दिया जाता है मार्केट एजेंसीज के अंदर। और फार्मर जो होते हैं यूएस में, दे वर्क लाइक अ बिजनेस मैन एंड नॉट लाइक अ पेजेंट फार्मर। सो यू कैन एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन द कल्टिवेशन इन इंडिया एज वेल यूएसए। जहाँ भी यूएसए में आप देखोगे सारा का सारा एक तरह से पूरा का पूरा कंट्रोल है फार्मर के पास, वहीं पे इंडिया के फार्मर को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है और ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज लॉस काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हॉर्टिकल्चर का मतलब है फ्रूट और वेजिटेबल को ग्रो करवाना ऑन द कमर्शियल बेसिस। गोल्डन फाइबर अभी देखा आपने, जूट को बोला जाता है। टी आपकी बेवरेज क्रॉप थी, कॉटन भी आपकी फाइबर क्रॉप थी और जूट भी आपकी फाइबर क्रॉप थी, बट गोल्डन फाइबर आपका बोला जाता है जूट को। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा ये ग्रो करा जाता है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी कौन है, तो ब्राज़ील है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 होता है कंप्लीट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था बिकॉज यहाँ पे आपने कंडीशंस देखी कि किस क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट रहती है, टेम्परेचर और बाकी सब चीज़ों की। सो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 3। विल मीट इन द चैप्टर नंबर 4। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।